मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं बेहद विख्यात गुरुजी, बकैतों के बकैत, लठैतों के लठैत, और जो पढ़ना चाहे उनके लिए महागुरु। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अवध ओझा का। जिस मोबाइल पे हम चर्चा कर रहे हैं सब लेके वीडियो बना रहे हैं। मतलब हम दवा की बात कर रहे हैं वो पहले ही दिखा रहे हैं, हम नहीं सुनने वाले। अवध ओझा चुनाव कब लड़ेंगे? पटना से पर्चा भरेंगे कि गोंडा से भरेंगे? भैया हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। 2024 में किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता मौकाटेरियन। बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। कौन है जो पर्दे पर आता है तो अवध ओझा के चेहरे पे लाज आ जाती है? मैं बोलूं मीना कुमारी जी। मनोज वाजपेयी। तो मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव एक ऐसी क्षमता के आदमी है जो ममता जी को भरी पार्लियामेंट में बोल सकते हैं कि नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के साथ ये सीखा जा सकता है कि हवा किधर बह रही है इसका अंदाजा लगा नहीं है। साक्षी मलिक। ये कौन है? ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल इन एसोसिएशन विद चाणक्य, बिहार टूरिज्म एंड सुधा। सनराइज मसाले में है स्वाद बिहार का। ललन टॉप बिहार अड्डा में अगले सत्र के लिए मैं मंच पर आवाज दे रहा हूं बेहद विख्यात गुरुजी, बकैतों के बकैत, लठैतों के लठैत, और जो पढ़ना चाहे उनके लिए महागुरु। जोरदार तालियों से स्वागत करिए अवध ओझा का। आप लोग बैठ जाएं तो कार्यक्रम शुरू करें। ये ज्ञान वाले गुरु हैं, सेल्फी वाले नहीं हैं। बैठिए। जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस सत्र का नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। नौजवान पीढ़ी क्या करे क्या ना करे, गुरुजी से हम पूछ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल थोड़ा गंभीर है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक नौजवान ने कहा कि इंटरनेट के चक्कर में 96 लाख का कर्जा हो गया। बहुत सारी ऐप, कोई गंदी तस्वीरें दिखाता है, कोई डिजिटल अरेस्ट करता है, और रात दिन मोबाइल पे लगे हैं। सब डांट भी नहीं सकते क्योंकि पढ़ाई भी उसी पे हो रही है। ललन टॉप भी उसी पे देख रहे हैं, अवध ओझा का लेक्चर भी उसी पे देख रहे हैं। तो बिना मोबाइल के काम भी नहीं चल सकता। क्या सावधानियां बरतें मोबाइल बरतते वक्त? मोबाइल को हाथ में लेकर जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सबसे सीधी सी बात यह है, बोली। जिस मोबाइल पे हम चर्चा कर रहे हैं सब लेके वीडियो बना रहे हैं। मतलब हम दवा की बात कर रहे हैं वो पहले ही दिखा रहे हैं, हम नहीं सुनने वाले। अच्छा,
इतनी ये गंभीर समस्या बनती जा रही, बहुत ज़्यादा गंभीर। अभी लखनऊ में एक 10th क्लास के बच्चे ने अपनी माँ को, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसने अपनी माँ को बैट से मार के मार डाला है सिर्फ मोबाइल लेने के प्रयास में। इसलिए ये समस्या बहुत ही गंभीर होती जा रही है। और खासकर सबसे विशेष ये इंस्टाग्राम की जो प्रवृत्ति है ना, इंस्टाग्राम की प्रवृत्ति ने आदमी के धैर्य को खत्म कर दिया है। इंस्टाग्राम की जो प्रवृत्ति है, सुन लो, क्योंकि तुम सब भारत का भविष्य हो और इस बात को ध्यान से सुन लो। लल्लन टॉप पूरे भारत और पूरी दुनिया का एक नामी गिरामी चैनल है। हम सब यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं और हम सबको पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारा ये सारा बिहेवियर भी पूरी दुनिया के सामने जा रहा है। इसलिए जितनी बातें हो रही हैं उसको आप बहुत प्यार से सुनिए। और इंटरनेट, जो अभी इन्होंने कहा कि लड़के ने कहा 96 लाख का कर्ज हो गया, ऐसा एक लड़का मेरे पास खुद आया मिलने के लिए कि सर 32 लाख रुपए का कर्ज हो गया है। संयम की सीमा को अगर नहीं समझा जाएगा तो ये रोग बढ़ता जाएगा। और ये रोग इतना खतरनाक रोग है, ऑटिज्म। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, भाई उनको काम करना है तो उन्होंने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया है, 1 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को। तो बच्चों की जो सोचने, समझने और गणना करने की क्षमता है, सबसे बड़ा समाधान ये है कि व्यक्ति को, जिस बात पे मैं बार बार कहता हूँ, जिस बात की मैं बार बार चर्चा करता हूँ, कि ध्यानी होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को ध्यान से नहीं इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए खतरनाक हो ही जाएगी। दूसरा खतरनाक सवाल, अब मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर तोड़ रहा हूं गुरुजी इंटरव्यू का। अवध ओझा चुनाव कब लड़ेंगे? पटना से पर्चा भरेंगे कि गोंडा से भरेंगे? पटना से बताइए साहब। भैया हम तो किशनगंज से लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार की जो हमारी सीट होगी वो किशनगंज होगी, किशनगंज से लड़ेंगे। लेकिन 28 में अपनी पार्टी खुद बनाएंगे। अब की बार किसी से कोई वोट की। एक तो ये इतनी पुण्य गर्भा रत्न सलिला भूमि है, यहां आते ही सबको पार्टी बनाने का मन कर जाता है। एक नेता आई, उनके चुनाव निशान में घोड़े पे पंख लगे हुए थे। दूसरे आए जो जन स्वराज निकाल रहे हैं। और अब तीसरा अवध ओझा जी ने भी कह दिया है कि 2028 में पार्टी बनाएंगे। ये बताइए, 2024 में किसी पार्टी से टिकट मांग रहे थे आप? एकदम मांग रहे थे। भाजपा से टिकट मांग रहे थे, प्रयागराज से, और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। दोनों से मांग रहे थे, मतलब प्रयागराज से भी मांग रहे थे और अमेठी से भी मांग रहे थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि टिकट मुझे एक पार्टी ने ऑफर किया, बहन जी ने ऑफर किया था। मतलब उनका हमेशा सहृदय धन्यवाद। उन्होंने कहा आप फूलपुर से चाहें तो आप वहां से लड़ सकते हैं। बसपा ने आपको फूलपुर से टिकट देने का बात कही थी, कर दिया था। तो जब आप प्रयागराज से भाजपा से टिकट मांग रहे थे तो कुछ भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात भी हुई होगी? उस पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। और कांग्रेस में किससे मांग रहे थे टिकट? कांग्रेस में मेरी सुप्रिया जी से बात हुई थी, सुप्रिया सिर ने, लेकिन उनसे टिकट की बात नहीं हुई थी। उनसे सिर्फ मीटिंग की बात हुई थी कि आगे हम कैसे इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं। टिकट अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति जो थी, मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी कि जो अपने पाले में बुला लेगा
तो मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। और फिर उस पार्टी की आइडियोलॉजी को जस्टिफाई भी करना पड़ता। आइडियोलॉजी, एक मूवी आई थी साहब बीबी और गैंगस्टर, बड़ी प्यारी मूवी थी वो, जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी। तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता है मौकाटेरियन। आज के इस अवसरवादी युग में जहां नेता 1 घंटे में पार्टी बदल रहा है, यह श्री राम का युग नहीं है, यह भगवान कृष्ण का युग है। यहां शिखंडी को खड़ा करके ही भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा और कोई रास्ता है नहीं। तो मेरे लिए बस ऐसा ही था कि लेकिन अब ये नौजवान सब कह रहा है कि पटना से पर्चा भरिए, आप यूपी का पॉलिटिक्स करने का सोच रहे हैं। जितना ही लोग चिल्ला रहे हैं, अगर 10 मिनट और चिल्ला दिए तो हमें लगता है इजराइल और ईरान का युद्ध रुक जाएगा। वो लोग सोचेंगे कि इतनी ऊर्जा बह रही है कि अगर ऐसा 1 घंटा और चला तो 1 घंटे के बाद ब्रेकिंग न्यूज आएगी कि इजराइल ने युद्ध विराम की घोषणा की, क्योंकि सैनिकों में बड़ा मानसिक तनाव हो रहा था कि पूरब की तरफ से बिहार के आसपास से कहीं आवाज आ रही है। तो इतनी उत्तेजना जहां होगी, और मैं तो खैर। अच्छा, अब एक गुरुजी और सवाल बताइए, बेहतर नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? बेहतर नेता थे नरेंद्र मोदी, अब राहुल गांधी है। पर पब्लिक कहेगी कि अब आप कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा हूं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है और अपनी जगह बनाई है, और हमारे यूपीएससी के फील्ड में जो भी 95+ पाता है उसका प्री निकल जाता है, और राहुल जी का 99 पे प्री निकल गया है, और 29 में मेंस और 34 में इंटरव्यू प्रधानमंत्री। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी इनकी उत्तेजना कह रही है, ये जो उत्तेजित लोग हैं। और बिहार में नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तो ये आज, या फिर प्रशांत किशोर? नहीं, ये तो बिहार की जनता ही डिसाइड करेगी, ये जिसको चाहे ये उनको चुने। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि गुरुजी ज्ञान देते हैं, वो हम सुनते ही हैं वीडियो में, उनकी फेवरेट हीरोइन कौन है ये जरूर पूछिएगा। कौन है जो पर्दे पर आता है तो अवध ओझा के चेहरे पे लाज आ जाती है, ब्लश करने लगते हैं? मैं बोलूं बॉलीवुड में एक हीरोइन अब तो रही नहीं, मीना कुमारी जी। इन लोगों में से तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, लेकिन उनकी एक बड़ी प्यारी मूवी थी पाकीज़ा, बहुत ऐतिहासिक मूवी थी वो पाकीज़ा। और उसका एक डायलॉग बड़ा प्यारा था, जिसको मैं अक्सर मेंस लिखने वाले लड़कों को बोलता हूं कि ऐसे ही मेंस का आंसर लिखा करो, सीमित और क्लियर कट मैसेज कि आपके पैर बहुत सुंदर हैं, इनको जमीन पे मत रखिएगा। और फेवरेट हीरो? फेवरेट हीरो आज तक डिसाइड नहीं किए, बस अच्छा लगता, कोई अच्छा लग गया। अभी बॉलीवुड में जो सबसे ज़्यादा, कई सारे लोग हैं, पर पंकज जी आज शाम को आ ही रहे हैं, और कालीन भैया से अच्छा कौन हो सकता है। मुन्ना भैया कहते हैं कि पापा हमारा कट्टों का व्यापार है। अब अगर 1-2 गोली हमसे चल भी गई तो इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत। तो कालीन भैया कहते हैं कि कल को हम कोठा खोल दें तो तुम लहंगा पहन के नाचोगे। तो वो जो है एक उभरते हुए कलाकार, और बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ उन्हें व्यक्तिगत तौर पर। बिहार आने पर कौन सा व्यंजन है जो आप सबसे पहले चखते हैं, फेवरेट बिहारी डिश? बिहार आने पे यहाँ पे जो चने का सत्तू मिलता है, और खासकर मौर्या होटल के सामने, मतलब मेरा पूरा दिन जाता है उस सत्तू को 10-12 गिलास मंगा के, उससे अच्छी कोई डिश ही नहीं है। और चंपारण मीट के बारे में तो मैं बोलूँगा नहीं तो बहुत सारे लोग आवाज़ उठाने लगेंगे। जी, अक्सर ये देखा गया है कि हर प्रदेश की एक अलग तासीर होती है जब आप बिहार के नौजवानों से मिलते हैं, खासतौर पे जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो क्या आप अलग से आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनमें? नहीं, बिहार में क्या है कि
साहस बहुत ज़्यादा है, अब उत्तेजना दिखाई ही पड़ रही है। अगर इस साहस और इस उत्तेजना को ध्यान के साथ इस्तेमाल कर लिया जाए तो इनका कोई सानी नहीं है। जितनी मेहनत ये करते हैं, मतलब आज भी किसी भी फील्ड की तैयारी हो, चाहे वो एसएससी की हो, सीजीएल की हो, आईएएस की हो, पीसीएस की हो, किसी भी फील्ड की तैयारी हो, उसमें जितनी मेहनत बिहार का छात्र करता है उतना शायद ही कोई करता हो। लेकिन 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 आज जो सबसे बड़ी कमी है, जो अभी दिखाई भी पड़ रही है, कि उत्तेजना से ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है साहस। जब आपके घर में कोई आया है, जैसे आप लोग आए हैं आपके घर में प्रोग्राम करने के लिए, गेस्टों को बाहर से बुलाया है, तो आप सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी ये है ना कि आप अपनी उत्तेजना को उड़ेले मत। मतलब अगर मन बनाए हो कि इजराइल का युद्ध रुकवा देंगे वो अलग बात है, लेकिन जब भी आपके घर में कोई आए, एक बड़ी प्यारी बात है, ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि जब भी आपके घर में कोई आए, जैसे ये लोग आए, बिहार आए, सौरभ भाई को हमारे इतना लगाव है पटना से, बिहार से, मतलब पिछले आधे घंटे से ये इसलिए लड़ रहे हैं। ये शो का जो लेट शुरू हुआ शो, उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये आधे घंटे से इसलिए लड़ रहे हैं कि बाहर जितने भी लोग खड़े हैं, प्रशासन इनसे कह रहा है कि इतने सारे लोगों को बुलाओगे तो अंदर दिक्कत पैदा हो सकती है। ये कह रहे हैं कि नहीं, हम चाहते हैं सारे बच्चे अंदर आएं और सारे बच्चे अंदर बैठें और सारे बच्चे आज का सेशन सुने। मतलब हमसे जब इन्होंने कहा, मेरी आज की डेट में 2 सेमिनार लगा हुआ है, आज मैंने फोटो भेजी सौरभ भाई को कि सौरभ भाई मेरा सेमिनार लगा, तो उन्होंने कहा पता है आपको शो कहाँ है? मैंने कहा कहाँ? बोले पटना में है। मैंने कहा सेमिनार कैंसिल। कभी कभी ना कोई एक बात आपके पूरे जीवन धारा को बदल सकती है। तो जहाँ तक मैंने देखा, सिलेक्शन की बात देखी, पढ़ाई की बात देखी, तो बिहार से ज़्यादा योग्यता वाकई में किसी प्रांत में नहीं है। यहाँ का आदमी मेहनत करना जानता है, सोचना जानता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ का स्टूडेंट करता है, सफलता भी उससे ही मिलती है। हमारे दिल्ली में जितने भी टीचर हैं सिविल सर्विस के टॉप क्लास के, उसमें 90% टीचर बिहार के हैं। लोग कहते हैं कि अवध ओझा कहते हैं कि किसी से सबसे कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। ये भी कह देते हैं कि विजय माल्या से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो हम लोगों ने फिर ये तय किया कि फिर गुरुजी के सामने एक एक नाम बोल दें और उनसे पूछें कि इन व्यक्ति से क्या सीखा जा सकता है। ठीक है, ये एक नया सेगमेंट है जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें पहला नाम है मनोज वाजपेयी। मतलब कोई भी आम आदमी अपने जज्बे के आधार पर मुंबई का किंग हो सकता है। तो मुंबई का किंग कौन? भीखू मात्रे। ना सिर्फ सत्या में, बॉलीवुड में भी परिश्रम, मेहनत। मैंने उनको देखा था जब वो कपिल शर्मा शो में आए और उन्होंने अपनी कहानी को सुनाया, तो मैंने देखा श्रम के सहारे किसी भी चीज़ को अचीव किया जा सकता है, और उसमें एक नाम है मनोज वाजपेयी। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव एक ऐसी क्षमता के आदमी है जो ममता जी को भरी पार्लियामेंट में बोल सकते हैं कि नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। कहते हैं हम इनकी विचारधारा पे अंगुली नहीं उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे नहीं मांगा गया था, बोले नहीं मांगा गया था, बोले नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। लेकिन लालू जी से सिर्फ ये सीखा जा सकता है कि किंग मेकर हो तो लालू जैसा, जिसको चाहेंगे उसको राजा बनाएंगे, हमारी तरह। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी के साथ ये सीखा जा सकता है कि हवा किधर बह रही है इसका अंदाजा लगा नहीं है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, वो विंड का डायरेक्शन देखने वाली मशीन होती है, तो शायद वो मशीन उनके अंदर लगी हुई हो, जैसे विंड चेंज होती है वो डायरेक्शन बदल लेते हैं। ये बहुत प्यारी चीज़ है, ये चीज़ उनसे सीखी जा सकती है। प्रशांत किशोर जी के अंदर जज्बा है परिवर्तन का, और वो शायद उन्होंने चारों तरफ R&D करके, राजनीति में काम करके और एक परिवर्तन का जज्बा उठाया है। तो शायद
परिवर्तन की धारा में वो सफल होंगे और वो चीज़ आदर्श बनेगी उनकी पूरे भारत के लिए। जी। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से ये सीखा जा सकता है कि भाई कि हार मतलब कुछ भी नहीं होती। रोहित शर्मा इस बात को साबित करते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ हार नहीं होती, सिर्फ सीख होती है या जीत होती है। और जब आप हारते हैं तो लोग आपको गाली देते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप में वो हारे, और फिर 2020 वर्ल्ड कप जब जीत के आए तो सारे देश ने उनको भगवान बना दिया। तो ना तो कोई जीत, कोई हार नहीं होती, सिर्फ सीख होती है और सिर्फ जीत होती है। तो जब आप जीतोगे तो आप फिर से रोहित शर्मा जी की तरह सुपरस्टार हो जाओगे। साक्षी मलिक। ये कौन है? साक्षी मलिक इस देश की पहली महिला पहलवान हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी वो 58 किलो के भार वर्ग में। अच्छा, मैं पता करता हूँ उनके बारे में, फिर बोलूँगा कुछ ना कुछ। अगला नाम है खेसारी लाल यादव। जलवा पैदा करने की मशीन, जलवा पैदा किया जाता है, वो नाम है, टैगलाइन है, जलवा पैदा करने की मशीन। पवन सिंह। सुपरस्टार। मीना कुमारी। मीरा कुमारी हमारी जो स्पीकर थी। मीरा कुमार नहीं, मीना कुमारी, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस। अच्छा, मीना कुमारी, ओहो मुझे लगा मीरा कुमारी। मीना कुमारी जी ने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया, हालांकि उनकी डेथ बड़ी ट्रेजिडिक रही, लेकिन बॉलीवुड में वो एक ऐसा नाम थी जिनको, जैसे दिलीप कुमार साहब थे और अमिताभ बच्चन थे, और दिलीप कुमार साहब को ट्रेजिडी किंग कहा जाता था, उनको ट्रेजिडी क्वीन कहा जाता था। तो समय के अनुसार अपने भावों को बदलने की कला उनको बखूबी आती थी। इस कला में वो बहुत ज़्यादा माहिर थे। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट नई फिल्में बिल्कुल नहीं देखते हैं क्या? देखी होगी, पर अब बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस का नाम नहीं पता है। मतलब फिल्म देखी है, पता होगा, देख लेंगे तो जान जाएंगे ये फला आदमी है। अरे महेश भट्ट की छोटी वाली लड़की है। कई बेटी हैं उनके? पूजा भट्ट भी है ना, बड़ी बेटी। अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके ज़माने में पूजा भट्ट रही होंगी। हमारे ज़माने में हाँ, आमिर खान और उनके साथ एक मूवी आई थी, हाँ, दिल है कि मानता दिल नहीं। है कि मानता नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी जी से जो सबसे बड़ी बात, वैसे राजनीतिक विचारधारा, वैचारिक मतभेद, वो सब बिल्कुल अलग बातें हैं, लेकिन वो भी भारत के एक सच्चे सपूत हैं जो सामान्य परिवार से उठकर भारत जैसे सामंतवादी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मतलब राजनीतिक बातें अलग बातें हैं, मतलब भारत जैसे देश में जहां पर शाही वर्ग आपको अपने साथ खड़ा नहीं होने देगा, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट वंशानुगत प्रजातंत्र है भारत में। उस परिस्थिति में वो व्यक्ति ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख हम सब के लिए है, क्योंकि हम भी ऐसे ही परिवारों से आते हैं। तो कैसे कोयला हीरा बनता है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी के बारे में ऐसा कुछ पता नहीं। पता नहीं या कहना नहीं चाहते क्योंकि कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अभी राहुल जी को आपने प्रधानमंत्री बनवा दिया 10 साल के बाद। अरे तो इनको भी बना देंगे, दोनों परिवार में ही झगड़ा हो जाएगा। तो एक ही आदमी के बारे में बोला जा सकता है। जी, कई लोगों ने कहा कि अवध ओझा जी से पूछेगा कि उनके आराध्य कौन है। सार्वजनिक जीवन में है, कई बार कटु आलोचना होती होगी, कई बार बहुत प्रशंसा मिलती होगी। मन तो इंसान है, उनका भी कभी घबराता होगा, कभी कमज़ोर पड़ता होगा। जब अवध ओझा का मन कमज़ोर पड़ता है तब वो क्या करते हैं? क्या है उनकी संजीवनी बूटी, उनका राम रसायन क्या है? मेरे आराध्य हैं भगवान शंकर, और आराध्य वो इसलिए हैं क्योंकि वो जहर पीना जानते हैं। और जो आदमी नहीं बहुत कुछ पीना जानते हैं, तुम्हारी वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं। देवियों और सज्जनों,
एक वैधानिक चेतावनी, बिहार में शराबबंदी है। कम से कम सरकारी कागजों पर तो है ही। तो हम सबके साथ होता है, सबके साथ, कि कहीं ना कहीं हमारा मन घबराता है या बैकफुट होता है। तो उसमें 4 चीज़ें मुझे काम आती हैं, जो मैं बार बार जब भी कहीं जाता हूँ तो मैं बोलता हूँ। एक साहित्य, वर्षों से वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। आज के युवाओं ने इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, इसलिए भी ज़्यादा वो इंस्टाग्राम पर। दूसरा संगीत, मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान। तीसरी संगत, वो आपके दोस्त कि निकालें, अरे मैंने कहा रहने दो। और चौथा आपका सदगुरु, जो कहता है कि सब हम ही चला रहे हैं, ये सब हमारी ही लीला है, तुम काहे परेशान होते हो। ये महाभारत के मैदान में सारा मैच फिक्स है, कोई भी एक बॉल ज़्यादा फेंकेगा तो हम संभाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें इन 4 चीज़ों से बैलेंस होती है, साहित्य से, संगीत से, संगत से और सदगुरु से। चलिए फिर इन्हीं 4 पर बात कर लेते हैं। साहित्य में अक्सर हम लोगों को इनबॉक्स में ये सवाल पूछा भी बहुत जाता है, क्या पढ़ें सिलेबस से इतर? कौन से ऐसे 4-5 साहित्यकार हैं जिनको आप स्ट्रांगली रेकमेंड करेंगे? वैसे तो प्रेमचंद जी का नाम सभी लोग जानते हैं, उनमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि सारे लोग उनका नाम जानते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, मैला आंचल तो उनकी एक अविस्मरणीय। यशवंत जी हैं, उनकी एक नावल है दिव्या। यशपाल जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और साहित्य एक ऐसी चीज़ है, मैंने तो एक वीडियो में बहुत सारी किताबों का नाम तो भाई आपसे सुना है। एक रील वायरल थी, उस रील में यह था कि भाई सौरभ जी कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं। ऐसी एक रील थी जिसमें आपने कहीं सा ही पॉडकास्ट दिया था। तो ये खासकर प्रेमचंद जी, उन्होंने खासकर, जब मैं गोदान पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि शहर का जीवन और ग्रामीण जीवन, यानी होरी और मेहता, उनको पढ़ने के बाद ये नहीं लगता कुछ समय बाद कि आप किताब पढ़ रहे हो। ऐसा लगता है कि आप उस परिवेश में जी रहे हो, आप उस चीज़ को लाइव देख रहे हो। तो प्रेमचंद, रेणु, यशपाल, कम से कम इन लोगों को, दिनकर साहब की कविताएं तो खैर हैं ही, उनका कहना ही क्या है। तो इन सारी किताबों को लोगों को रेफर करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। संगीत में कौन से गाने बार बार सुनते हैं? संगीत में एक गाना तो मैं रिपीटेडली सुनता हूँ, तुम्हें गोरख धंधा हो, नुसरत साहब ने गाया है। और उतना अच्छा दर्शन जिसमें भगवान का वर्णन हो भी नहीं और हर जगह हो जी। मतलब आपको जो एक धारणा है कि अगर आप सिर्फ सिलेबस की किताब पढ़ोगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ्या है। मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ, खासकर जो लोग तैयारी करते हैं, संघर्ष में हैं, और जीवन संघर्ष है। 17 के बाद संघर्ष सबके जीवन में शुरू हो जाता है। किसी का 17 में शुरू होता है, किसी का 27 में होता है, पर होता है। इसीलिए जैसे ही व्यक्ति 17 पार करता है, उसको अपने बचपन की याद बहुत आती है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्कूल डेज सबसे ज़्यादा याद आते हैं, क्योंकि स्कूल डेज में संघर्ष नहीं होता। तो अब मैं सबको बोलता हूँ ये बात कि भाई ऐसा है कि जो लोग भी 17 पार करते हैं और तैयारी और युद्ध के फील्ड में उतरते हैं, उन्हें जीवनियाँ पढ़नी चाहिए। और अगर आप जीवनी पढ़ते हो किसी की भी, एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, संघर्ष। जैसे इन्होंने एक लाइन गलत लिखी इंग्लिश में, तो मैंने इनसे कहा उस लाइन को 1000 बार लिखो। फिर इनके साथ जो साहब बैठे, इन्होंने भी उसको गलत लिखा। मैंने इनसे कहा तुम 2000 बार लिखो। तो जैसे मैंने इनसे कहा कि तुम 2000 बार लिखो, इनका दुख गायब हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये देखा कि हमसे ज़्यादा बड़ी सजा इनको मिल रही है। और जैसे ही मैंने इनके बगल वाले से कहा कि तुम 5000 बार लिखो, ये दोनों मिलकर नाचने लगे। आज आप सारे लोग इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका संघर्ष बहुत बड़ा है। आप सिर्फ 4 लोगों की जीवनी पढ़ लो, आप में से 90% लोगों को अपना संघर्ष दिखाई ही नहीं पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, अब्राहम लिंकन और APJ कलाम,
इसलिए मैं बार बार जहां भी जाता हूं मैं एक बार सबसे कहता हूं कि भैया एक काम करो, बायोग्राफी पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। ऐसा कोई महान व्यक्ति है ही नहीं जिसके जीवन में संघर्ष ना रहा हो। तो जब लोगों का बड़ा बड़ा संघर्ष दिखाई पड़ेगा तो अपना छोटा लगने लगे। जी, कई लोग ये भी आलोचना करते हैं कि अवध ओझा के उदाहरण लौंडपने से भरपूर होते हैं, लड़कियां उतना रिलेट नहीं कर पाती हैं। जैसे अभी आपने 4 महान लोगों के बारे में कहा, तो कोई पॉइंट आउट कर सकता है कि क्या आपको एक भी स्त्री ऐसी नहीं लगी जिसकी जीवनी प्रेरक हो? नहीं, इतिहास में जब हम जाते हैं, अब आधुनिक जो इतिहास शुरू हुआ है उसमें स्त्रियों ने अपनी जगह बनानी शुरू की है, जिसको हम कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हम इतिहास में देखते हैं मेडिवल और एंशिएंट, तो चूंकि पितृसत्तात्मकता बहुत हावी थी, इसलिए पुरुष प्रधानता की वजह से पुरुष फैक्टर ज़्यादा मिलते हैं। जब हम कंटेम्प्रेरी समाज में आएंगे फिर तो बहुत सारी स्त्रियां मिलेंगी हमको एग्जाम्पल जैसे अब हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल बहन मायावती है, एक बहुत ही सामान्य परिवार से, उनका भी जीवन एक बहुत ही अति सामान्य परिवार से आकर उन्होंने भारत की राजनीति में अपनी जगह बनाई। ऐसे बड़ी सारी महिलाएं, एक महिला नहीं, एक महिला तो हमारे साथ ही वहाँ वीवीआईपी रूम में बैठी हुई थी, वो जो झा जी अचार बनाती, कल्पना झा जी, कल्पना जी आई हुई हैं। और सौभाग्य से मेरी आज उनसे मुलाकात हुई। मैंने कहा बहन जी आप अपना अचार इंटरनेशनल स्तर पर भेजो, एक्सपोर्ट करो। तो अब जो दौर आ रहा है, आज से 5 साल बाद जब हम यहाँ बैठकर इसको करेंगे तो सिर्फ महिलाओं के ही एग्जाम्पल लिए जाएंगे। जी, एक सवाल ऑडियंस ने ये पूछा कि कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और टैलेंट, और चौथा किस्मत, क्या महत्वपूर्ण है, किस क्रम में रखा जाए इन्हें? इन चारों का कोई मोल नहीं है। अगर भाई जंगल में हिरन जब टहलता है तो डरा हुआ होता है, भयभीत होता है, अलर्ट होता है, लेकिन शेर जंगल में ना तो डरा हुआ होता है ना भयभीत होता है। ये जो चारों शब्द आपने लिए, ये चारों आउटकम हैं किसका? शक्ति का। जिसके पास भी मन की शक्ति और शरीर की शक्ति है, उसके पास उत्साह, उमंग, साहस ये खुद ब खुद होगा। मैगी खा के और गुटखा खा के उत्साह नहीं पैदा होगा। बुद्ध ने एक बड़ा प्यारा सिद्धांत दिया, कार्य कारण का सिद्धांत। मैं अभी एक जगह बैठा हुआ था तो एक साहब ने मुझसे पूछा कि लोगों की इच्छाएं क्यों नहीं पूरी होती, मतलब ऐसा क्या होता है कि डिजायर्स पूरी नहीं होती। तो मैंने कहा उसका एक सीधा सा रीजन ये है कि बुद्ध ने एक सिद्धांत दिया, कार्य कारण का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ कॉसेशन। इस दुनिया में सब कुछ किसी ना किसी चीज का परिणाम है। जैसे अगर किसी को धन चाहिए तो वो धन पे अगर काम करेगा, सिर्फ धन पे सोचेगा, तो धन उसके पास कभी नहीं आएगा। उसको शक्ति पे काम करना पड़ेगा। शक्ति का आउटकम है धन। आज की डेट में जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी सफलता किस चीज का आउटकम है? आंतरिक शांति का। अगर आंतरिक शांति नहीं होगी तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। तो अगर किसी को उत्साह चाहिए, उमंग चाहिए, तो उसको सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा, उसको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, योग और ध्यान करना पड़ेगा, मानसिक और शारीरिक शक्ति का विकास करना पड़ेगा। और जैसे ही शक्ति का विकास होगा, उत्साह और उमंग स्वतः पैदा होगी। आप हिस्ट्री के अध्यापक हैं, इतिहास में आपको कौन सा दौर सबसे ज़्यादा रोमांचक लगता है? मुगल काल सबसे ज़्यादा रोमांचक। 1526। हमसे लोग बोलते हैं कि भैया मुगल काल में मुगलों ने भारत को लूट लिया। मैंने कहा अच्छा, तो जब मुगलों ने भारत को लूट लिया तो ये अंग्रेज कहाँ से भारत में धन लेके जा रहे थे? क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ से गए उसके बाद कोई लूटने आया ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं था। 1526 से लेकर 1707 तक मुगल शासन, और मुगल शासन के बाद 1757 से ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत। और सिर्फ रॉबर्ट क्लाइव, एक नाम लेंगे बस, एक, ऐसे तो असंख्य लोग हैं लेकिन सिर्फ एक नाम लेंगे। 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड जाता है 1760 में, तो उसकी पर ईयर की इनकम थी 40,000 पाउंड। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर ने
वॉटसन की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ क्लाइव की बात कर रहा हूं। प्लासी का युद्ध 1757, तो 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ और मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल की गद्दी पर बैठाया, तो 50 लाख रुपया 1757 में रॉबर्ट क्लाइव को अकेले दिया था। वो एक ऐसा काल है भारत का, मुगल काल, जब राजनीतिक स्थायित्व पैदा हुआ, मनसबदारी, जागीरदारी। वो एक ऐसा काल है जब एक बार फिर, प्राचीन काल में तो कला और स्थापत्य का विकास हुआ, लेकिन प्राचीन काल के बाद जब तृतीय नगरीकरण अपने विकास चरम पर पहुंचना शुरू हुआ, तो वहां भी कला और स्थापत्य, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट की जो सीन दिखाई पड़ती है वो मुगल काल में दिखाई पड़ती है। गुप्त काल या मौर्य काल का जिक्र क्यों नहीं होता है? साक्ष्य कम उपलब्ध हैं इस वजह से? नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो सबसे पहले सोर्स आए, जब अंग्रेज आए और उन्होंने ट्रांसलेशन शुरू किया, तो सबसे पहले संस्कृत लिटरेचर का शुरू किया जी। जब उन्होंने संस्कृत लिटरेचर का शुरू किया, तो सबसे पहले हमारे पास गुप्त काल के सोर्स ट्रांसलेट होना शुरू हुए। मौर्य काल का जो पहला सोर्स ट्रांसलेट हुआ वो 1837 में हुआ, जेम्स प्रिंसिप। तो एक तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे पास मौर्य काल के सोर्स कम है, लेकिन मौर्य काल से ज़्यादा सोर्स हमारे पास है चोल काल के। चोल जो गरिमा है वो बहुत बड़ी, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्यकाल की बात कर रहा हूँ। तो मध्यकाल का और पूरे इतिहास में जो सबसे रोमांटिक, अगर सिर्फ एक किताब की अगर मैं उठाऊँ, अकबरनामा, तो कम से कम 1 महीना उसी पे चर्चा चलती रहेगी। इतनी सारी उपलब्धि और इतने सारे विकास का वर्णन। अवध ओझा जी, इस सत्र का आखिरी लेकिन मेरी अपनी सीमित समझ में सबसे ज़रूरी सवाल, हम मंच पर कह देते हैं कि बिहार के नौजवानों में बहुत ऊर्जा है, तालियां भी आती हैं, उत्साह भी बढ़ता है। हम पूरी दुनिया में जाकर कह देते हैं एक बिहारी सब पे भारी, सब बहुत खुश होते हैं। इन सब के बावजूद जितनी दफ़ा हम बिहार की बात करते हैं, हमें विगत वैभव का गान करना पड़ता है। हमें कहना पड़ता है कि ये सम्राट अशोक की भूमि है, हमें कहना पड़ता है कि ये भगवान बुद्ध की भूमि है, लेकिन वर्तमान सारे आप सूचकांक देखिए, और बिहार अकेला नहीं, इसमें एक दर्जा बना दिया गया पॉलिसी मेकिंग में, बीमारू राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, इनकी उसमें गिनती होती है। बहुत चर्चाएं होती हैं, हौसला बढ़ा दिया जाता है नौजवानों का कि नहीं साहब कुछ होगा। आपकी नज़र में बिहार आज जिस स्थिति में है उससे निकले, पूरी ऊर्जा के साथ सिंह की तरह आगे बढ़े, इसके लिए क्या करना होगा? ये सारे नौजवान हैं, ये वो संदेश अपने घर लेकर आए, क्योंकि करना तो इन्हें है। कितने लोग आईएएस की तैयारी करते हैं पिछले 2 साल से? और यहाँ वनडे एग्जाम वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, नहीं है, 2 साल से आईएएस की तैयारी। जो लोग 2 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 2 लोग मंच पर आ जाएं बस। आप में कोई तैयारी नहीं कर रहा है? लड़कियों में कोई तैयारी नहीं कर रहा है? आ जाओ दीदी, आओ आओ फटाफट आओ, आइए आइए आगे आइए। भैया क्या नाम बेटा? आइए। खुश हो। तो सौरभ भाई का, तुम बेटा 2 साल से तैयारी कर रही हो? अच्छा, तो सौरभ भाई का हमारे सवाल है कि बिहार में ऐसा क्या किया जाए कि बिहार अपने विगत वैभव के अतिरिक्त अपने प्रेजेंट वैभव को भी प्राप्त कर सके। और ये दोनों लोग 2 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। अब एक बड़ा सामान्य सा सवाल है, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के वजूद को, राजनीतिक वजूद को भारत में किसने खत्म किया? आराम से आराम से, अरे कोशिश तो करने दीजिए। एक मिनट, ये मजाक की बात नहीं है। और ये जो पढ़ाई करते हो ना, 5 साल 10 साल 8 साल सिलेक्शन नहीं होता, जिस समाज और जिस देश की शिक्षा अंतर्दृष्टि को पैदा करना शुरू करेगी, वो देश और समाज हमेशा तरक्की के राह पर आगे बढ़ेगा। सिर्फ एक चीज़ है जो समाज को बदल सकती है और देश को बदल सकती है और दुनिया को बदल सकती है, वो है शिक्षा। मैंने इनसे कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं पूछा है, मैंने सिर्फ इतना पूछा, 2 साल पढ़े तो मॉडर्न इंडिया जरूर पढ़े होगे,
अब भारत में राजनीतिक प्रभुत्व किसने बनाया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया ना, बंगाल उसने जीता। तो किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को भारत में समाप्त किया? किसकी वजह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हुआ? पसीना निकले तो निकले, आधी लड़ाई तो वो इसलिए जीत चुके हैं क्योंकि हिम्मत करके यहाँ आए। पीछे बैठ के कमेंट करना बहुत आसान है। देखिए कई सारे फैक्टर्स रहे जिसमें हाँ एक सबसे बड़ा फैक्टर मैं ये मानता हूँ कि जब अंग्रेज़ हमारे देश में आए, उन्होंने अपना शासन इस्टेब्लिश किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत एक लंबे काल तक समझ ही नहीं आया कि हम गुलाम हैं। और बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, आइए। जाओ जाओ, बस यही हाँ, दिखाई पड़ गया ना। मतलब ये बहुत बड़ी बात है। 2 साल की तैयारी एक बहुत अच्छा समय माना जाता है। और ये सवाल अगर सिर्फ व्यक्ति ने कायदे से बहुत प्यार से सिर्फ कक्षा 12 की एनसीईआरटी पढ़ ली होती, जब तक इस देश में रैंचो मॉडल की शिक्षा का विकास नहीं होगा। अभी इस देश में शिक्षा का मॉडल क्या है? चतुर्लिंगम मॉडल। रट लो, हजम कर लो, समझने की कोशिश मत करना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन थी, भारत के सामान को ले जाकर विदेशों में बेचती थी, यही उसका फायदा था। 1750 में औद्योगिक क्रांति हो गई। जब औद्योगिक क्रांति हो गई तो ब्रिटेन में एक नया तबका पैदा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग क्लास, उत्पादक वर्ग। उस उत्पादक वर्ग का जो इंटरेस्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट से अलग था। और 19वीं शताब्दी में जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग क्लास मजबूत होता गया, वैसे धीरे 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 चार्टर एक्ट ऑफ 1813, कंपनी का एक अधिकार समाप्त। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, तो सिर्फ एक वर्ग, वो है उत्पादक वर्ग, मैन्युफैक्चरिंग क्लास। जब तक शिक्षा का आधार अंतर्दृष्टि का विकास नहीं होगा, तब तक वो चाहे बिहार का समाज हो, चाहे यूपी का समाज हो, चाहे बंगाल का समाज हो, उसका विकास और उत्थान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया गुरुजी। अवध ओझा जी के लिए जोरदार तालियां।